जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये ग्राम समाज का जो सीरीज़ है, ठीक है, ग्राम समाज एंड विकास जो सीरीज़ है प्रश्नों के माध्यम से, उसका ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर हैं ऑलरेडी, प्रश्नों के माध्यम से इसको कवर करेंगे, तो आप उसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, आने वाली जो लेखपाल और वीडियो का री एग्ज़ाम वगैरह है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेखपाल और वीडियो के लिए जो री एग्ज़ाम वगैरह है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, लगभग 40-42 क्वेश्चन हैं, उनको एक ही बार में उनको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ में तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? तो इनको मुकाम बोलते हैं। ठीक है, जो जरीब होती है भूमापन की एक ये होती है, मतलब रस्सी सी होती है वो जरीब। ठीक है, वो उसको बोलते हैं। उसके जरीब के आरंभ और समापन के होने के स्थान को क्या कहते हैं? मुकाम। ठीक। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है तो किस में बांटा जा सकता है? एक तो जनजातीय समाज और एक कृषक समाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हुआ? दूसरा ये सी, जनजातीय समाज एवं कृषक। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने के लिए सबसे कम त्रुटि होती है किससे? अगर आप इनमें से जो ऑप्शन है किससे नापेंगे तो कम त्रुटि होगी? इनवार फीता से। ठीक है, छांटे खसकों का मापक होता है। छांटे खसकों का मापक होता है। क्या मापक होता है ये साधारण चेन से नापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? साधारण चेन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस मुनरो ने किस भूमि बंदोबस्त से संबद्ध थे? ये सर टॉमस मुनरो, तो आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक है, स्थायी इससे कौन संबंधित था भू बंदोबस्त से? तो वालिस। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस, ये उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति, तो चूंकि ये लैंड रिफॉर्म ये राज्य सरकार के पास है। ठीक है, जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? जो जरीब के सर्वेक्षण में जो सर्वेक्षण करते हैं तो क्षेत्र को कैसे, किस आकार में उसको नापते हैं? ये लोग त्रिभुजाकार में उसको करके तब नापते हैं। ठीक है, राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन के संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व से तात्पर्य क्या है? भूमि राजस्व तथा कृषि, और उसी से संबंधित है ये। ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया था? ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं पे इन्होंने सारा अपना कुछ जो शुरुआती किया था, राजधानी वगैरह जो भी था वहीं पे बनाया था, तो वहीं पे इन्होंने प्रथम राजस्व मंडल भी स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है? तो इलाके का जो सारा रिकॉर्ड होता है वो पटवारी के पास होता है। ठीक, प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है? तो ये भी पटवारी के पास ही होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सब ये मालूम ही रहती है लोगों को। एक पटवारी का सीधा संबंध होता है, किससे संबंध होता है? सीधे पटवारी पटवार हल्के से होता है। ठीक है, हल्का जो होता है उससे संबंधित होता है वो। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? यानी कि पटवारी का निरीक्षण अब वैसे तो कोई भी कर सकता है, जो उसके ऊपर वाले अधिकारी हैं, जो भी चाहे वो एसडीएम हो या कोई भी आएगा वो कर सकता है, लेकिन जो बोलता है ना कि इमीडिएट कौन होता है उसके ऊपर, तो वो कानूनगो, गिरदावर कानूनगो होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, गिरदावर कानूनगो पे कौन कौन नियंत्रण रखता है? तो उनके ऊपर भी कोई होता होगा, तो ये तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार जो होते हैं। ठीक है, एसडीएम। भूमि मापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सुआ। ठीक है, क्या कहलाता है? सुआ, याद रखिएगा।
किसी गांव के भूखंड को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? जहाँ पे किसी भूखंड को दर्शाता है गांव में, तो वो मतलब वैसा उस नक्शे को क्या कहते हैं? तो वो है खसरा, बोलते हैं ना, खसरा खसरा दिखाओ खसरा। ठीक। वसूली की कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? किस स्तर पर निर्धारित की जाती है, किस उस बेस पे? तो बाजार की कीमत से कम पर। ठीक है, वसूली की कीमत। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में आयोजित पटवारियों की भर्ती से पहले पटवारियों की भर्ती की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी? तो ये शायद आपको पता होगा, ये पहले कलेक्टर के उसमें की जाती थी, लेकिन अभी इसको उसको कर्मचारी चयन आयोग उसमें दे दिया है, तो ये उनके द्वारा ही किया जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी अपने यहाँ करवाता है। ठीक। तहसीलदार के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिए, प्रमुख कार्य देख लीजिए। इसका प्रमुख कार्य क्या है? भू राजस्व प्रशासन का संचालन। ठीक है, भू राजस्व प्रशासन का संचालन, यही इसका प्रमुख कार्य है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो यही पटवारी। ठीक, याद रखिएगा। निम्नतम पटवारी, पटवारी के ऊपर कानून गो होते हैं, कानून गो के ऊपर कानून गो के ऊपर ये तहसीलदार होते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर फिर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर फिर डीएम, ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? जो संभागीय आयुक्त होते हैं उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग, क्योंकि संभागीय आयुक्त का कार्य होता है वो। जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि, क्या है विरोधाभास? कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार का, लेकिन ये पद किसके अधीन होता है, किसकी शर्तें नियंत्रित होती हैं? ये केंद्र सरकार, क्योंकि यूपीएससी इनको सेलेक्ट करता है, आपको पता है। ठीक है। संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किस में प्रयुक्त हुआ है ये? तो ये अनुच्छेद 233 में, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में, वहीं पर इसका प्रयोग हुआ है बस। कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए इसमें से पढ़िए, चकबंदी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? जोतों का निर्धारण करना, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, कृषि के जोतों का उपखंडन रोकना। ठीक है। और कृषि कृषि कृषकों को अलग अलग खेती खेती को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो यही यही होता है इसका मतलब, ये होता है। बाकी इसमें जो ये आपका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती है, ये इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता चकबंदी में। ठीक है, चकबंदी में जो ये कार्य हैं, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, ये 1953 में पारित हुआ था। ठीक है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, अगले वर्ष जमा कर देता है, तो किसके पास जमा करता है? रजिस्ट्रार कानून को, जो उसके ऊपर वाला अधिकारी होता है, उसके पास जमा करता है। वो चेक करता है, उसमें कुछ अगर त्रुटियां हैं तो वो भी सही, वो भी उसको चेक करता है। वो चेक करके आगे उसको वो करता है, फॉरवर्ड बढ़ाता है आगे। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले क्या किया गया था? आपको आज़ादी के बाद सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का काम किया गया। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों की ज़मीनें जो है वो कम करके लोगों में दी गई जो भूमिहीन थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो अब अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, तो पहला ही संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी उसी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, और नवीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, इसी के माध्यम से भूमि सुधार के जो भी नियम थे वो इन्हीं इस अनुसूची में डाले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो ये किस राज्य में मिली है सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। ठीक, याद रखिएगा। कहाँ पे भूमि सुधार कार्यक्रम सबसे ज़्यादा कहाँ सफल हुए थे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आधार रेखा। ठीक है, जो सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, आधार रेखा। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा, अपने यहाँ बोलते हैं ना कि एक बिस्वा, तो उसमें एक बिस्वा में कितना विश्वासी होता है? उसमें 20 विश्वासी होता है। ठीक है, और एक बीघे में 20 बिस्वा। ठीक, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। उसमें जो मापन की इकाई है, उसमें जो अपने यूपी में यूज़ होती है, अपने उत्तर प्रदेश में प्रयोग होती है, तो वो मापन की इकाइयों को आप ध्यान में रखिएगा। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो जमींदारी का प्रारंभ जो किया था वो ये
महोदय, लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो संयुक्त स्वामित्व ये किस में होता है? ये महलवाड़ी में। जमींदारी में जमींदार के माध्यम से लगान, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट सरकार और किसानों के बीच, और महलवाड़ी में ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। ठीक है, तो वो महलवाड़ी है, याद रखिएगा। एयर मापन की इकाई है यह किसके किसके मापन के लिए प्रयोग की जाती है? किसके मापन में ये प्रयोग की जाती है, बताइए। तो ये है क्षेत्रफल, जाहिर सी बात है। कहाँ क्या मापेंगे? नाम आपको एयर मापन लिखा है, लेकिन वो आप कंफ्यूज मत होइए, क्षेत्रफल ही नापेंगे इससे। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ये 1974 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी में ग्राम विकास की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो चकबंदी, जैसे चकबंदी चल रही है, तो उसमें से ये जो निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो चकबंदी में नहीं लिया जा सकता? तो जाहिर सी बात है, आप चारागाह, ये बाग वाग तो सब कर सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे ये शमशान और कब्रिस्तान वगैरह ये है, इसको दर्ज है या होता है वहाँ पे, तो उसको चकबंदी में नहीं लिया जाता। ठीक है। कौन राज्य और जिले के बीच समन्वय का कार्य करता है? राज्य और जिले के बीच तो कौन होता है? जिले का जो मेन अधिकारी होता है, जिलाधीश, वही होगा। राज्य और जिले के बीच में जो भी योजनाएं या जो भी कार्यक्रम होंगे, वो इन्हीं के माध्यम से जो है नीचे पहुंचती हैं, निम्नतम स्तर तक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला कौन है, बताइए आप। लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं, यानी कि सी। ठीक। जिला विभाजित होता है, जिले में क्या क्या होते हैं? जिले में पंचायतें होती हैं। ठीक है, उसमें विभाजित होता है, पंचायतें हो गए। और उपखंड विभाजित होते हैं। उपखंड किस में विभाजित होते हैं? उपखंड जो है वो ग्राम सभा। ठीक, ग्राम सभा में विभाजित होते हैं। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? आप अगर थोड़ा हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर का पद सृजन किया था इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? जो जिलाधीश का पद होता है वो कौन सा दायित्व निभाता है? तो वो कलेक्टर भी होता है, जिलाधिकारी भी होता है, जिला का अधिकारी, जिलाधीश हुआ, विकास पदाधिकारी भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, डी। ठीक। ये जिला न्यायाधीश जब राजस्व वसूली करता है तो क्या कहलाता है? कलेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जब वो कुछ प्रशासनिक अधिकारी या वो सब वैसे कुछ कार्य करता है तो उसका जो डिजिग्नेशन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो राजस्व वसूली करता है तो वो कलेक्टर कहलाता है। ठीक, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है आपका ग्रामीण विकास एवं योजना एवं प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना इसको, और इसी तरीके से आपका ये पूरा कवर करवा दूंगा मैं, क्योंकि और सब वैसे पूरा डिटेल से पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। इससे आपका कवर भी हो जाएगा, जो थियरी पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, और एमसीक्यू भी। ठीक है, तो क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आने हैं इससे, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ये इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।